महाराष्ट्र में चुपके चुपके मराठों का एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो चुका है। इस आंदोलन की खासियत है खामोशी। इसीलिए मुमकिन है कि देवेंद्र फडणवीस सरकार इसके असर से अनजान हो, मगर सड़कों पर जो जनसैलाब नजर आ रहा है वो आने वाले दिनों में एक बड़े तूफान की कहानी कह रहा है। मराठा क्रांति मोर्चा नाम का एक मंच महाराष्ट्र में जगह जगह सभाएं कर रहा है। अब इसकी आंच मुंबई पहुंचने वाली है। नवी मुंबई में निकले इस मोर्चे ने अपनी खामोशी से बहुत कुछ कह दिया है। जनता के इस ज्वार ने महाराष्ट्र सरकार का तल्ला चटका दिया है। विरोध के इस अनुशासन ने पुलिस के हाथ पैर ठंडे कर दिए। इस खामोशी से उठी आवाज ने बीजेपी की बोलती बंद कर दी। इस शांति की जिल्द में छिपे तूफान की आहट से महाराष्ट्र की सत्ता सहम उठी है। न कोई सार्वजनिक अपील, न कोई अखबारी इश्तिहार, न कोई घोषणा। लाखों लोग एक झटके में जमा हो जाते हैं। फडणवीस सरकार समझ ही नहीं पा रही है कि हो क्या रहा है। कहां से आ जाते हैं इतने लोग, कहां से जमा हो जाते हैं इतने नौजवान, स्कूली लड़कियां, महिलाएं, बुजुर्ग और बेरोजगार, सब के सब मराठा। पूर्ण महाराष्ट्रातील मराठा समाज लाखोंच्या संख्येने आजपर्यंत जिल्हावार मूक मोर्चांद्वारे आपला राग व्यक्त करत आहे। भारतात अनेक ठिकाणी विविध समाजाच्या मोर्चांमुळे विविध राज्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले। नवी मुंबई के खारघर में आयोजित मराठा क्रांति मोर्चा में हिस्सा लेने के लिए सुबह से ही लोगों का जुटना शुरू हो गया था। पहले तो प्रशासन ने समझा कि कुछ लोग हैं, फिर सैकड़ों में लोग जुटे। पुलिस संख्या को समझ पाती वो हजारों में पहुंच गई और फिर लाख में। नगर के कोपरनी में हुए मराठा लड़की के साथ बलात्कार और उसके बाद हत्या के बाद मराठा समाज एकजुट हो चुका है और मराठा समाज के लाखों लोग जो हैं वो अब सड़कों पर उतर आए हैं कि उस मराठा जो मृतिका पीड़िता है उसे उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए और जो भी आरोपी हैं उन्हें सजा इसी को लेकर मुंबई से सटे खारघर इलाके में यहाँ पर हजारों की संख्या में मराठा जो समाज के लोग हैं वो हुए हैं, जिसमें महिलाएं जो हैं वो अग्रसर होकर इस पूरे मोर्चे का नेतृत्व कर रही हैं। आप देख सकते हैं इस मोर्चे में जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो सबसे आगे हैं। रायगढ़ तक से लोग बसों में भर भर कर खारघर पहुंच रहे थे। हर रास्ता ही खारघर की ओर मुड़ गया था। इस जमावड़े के पीछे तीन बड़े मुद्दे हैं। एक, कोपड़ी दुष्कर्म और हत्याकांड के कसूरवारों को सजा दो। दो, दलित उत्पीड़न कानून रद्द करो। और तीन, मराठों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दो। फडणवीस सरकार जब तक एक सभा का हिसाब किताब लगा पाती है तब तक दूसरी सभा हो जाती है, फिर तीसरी हो जाती है। मराठा राजनीति के क्षत्रपों के नियंत्रण से निकले ये वो लोग हैं जो अलग तरह की राजनीति गढ़ रहे हैं। 9 अगस्त को औरंगाबाद में सबसे पहला मोर्चा निकला था। उसमें करीब 3 लाख मराठों के शामिल होने की बात सामने आई। इसके बाद उस्मानाबाद, जलगांव, बीड, परभणी में भी लाखों की तादाद में मराठा सड़कों पर निकल पड़े। जैसे जैसे ये सिलसिला तेज हो रहा है, महाराष्ट्र की सत्ता और सियासत की बेचैनियां भी बढ़ती जा रही हैं। नवी मुंबई नहीं बल्कि आने वाले समय में मुंबई में भी ऐसे ही एक विराट मोर्चा का आयोजन किया जाने वाला है। इस समय मराठवाड़ा में ये मोर्चे निकाले गए हैं। अब विदर्भ, इसके बाद उत्तर महाराष्ट्र और फिर मुंबई में इस प्रकार के विशाल मोर्चों का आयोजन मराठा समाज की तरफ से किया जाएगा। इस मोर्चे की एक खास बात है कि मराठा समाज का कोई भी नेता इस मोर्चे का नेतृत्व नहीं कर रहा है। सिर्फ आम जनता यानी आम मराठा लोग इस मोर्चे का नेतृत्व कर रहे हैं और ये काफी विशाल रूप आप यहाँ पर देख सकते हैं।
आखिर अचानक से इतने लोग कहां से और कैसे सड़कों पर आ गए? क्या है इस सब के पीछे की कहानी? इस सब की पड़ताल भी करेंगे और ये भी दिखाएंगे कि इसका राजनीतिक महत्व क्या है, क्योंकि खार घर के मोर्चे ने महाराष्ट्र की मठाधीश मराठा राजनीति के सामने खारिज हो जाने का संकट खड़ा कर दिया है। नवी मुंबई से दीपक दुबे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24। मराठा वैसे तो महाराष्ट्र की सबसे ताकतवर जाति है, लेकिन वो खुद अपने आप को पिछड़ा मानता है, इसीलिए वो आरक्षण मांग रहा है। इसके अलावा कोपर्डी में गैंगरेप के बाद एक लड़की की हुई हत्या ने भी उन्हें एकजुट किया है। इसकी आड़ में वो दलित उत्पीड़न कानून रद्द कराने की भी फिराक में है। मतलब एक मोर्चे से कई मांगों पर निशाना साधने की चाहत। सबसे फंसा हुआ सवाल यह है कि इस चाहत के पीछे है कौन? कोपर्डीमध्ये जे घडलं ते माझ्या दुसऱ्या कोणी आई बहिणींबरोबर होऊ देऊ नका. त्यांना राजमान्य स्वतःवर इतकं त्यांना राजमान्य नका ठेवू वाईट नजरा जिजाऊंच्या लेकीवर. नका ठेवू वाईट नजरा जिजाऊंच्या लेकीवर. अख्खा महाराष्ट्र पेटून उठलाय मराठ्यांच्या एकीवर. अख्खा महाराष्ट्र पेटून उठलाय मराठ्यांच्या एकीवर. जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय मराठा. नवी मुंबई के मराठा क्रांति मोर्चा में इस लड़की ने जो कहा वो मराठा समाज की आवाज है। त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. प्रकृति सावंत नाम की ये लड़की वैसे तो कॉलेज की छात्रा है, लेकिन इसे मामूली समझने की भूल मत कीजिएगा। ये मोर्चे की महिला ब्रिगेड का वो चेहरा है जिसके कहने पर हजारों महिलाएं मैदानों की ओर कूच कर गईं। अब इस आक्रोश की वजह समझिए। महाराष्ट्र में 32% मराठा है। अब तक इस समाज के 10 मुख्यमंत्री रह चुके हैं। महाराष्ट्र में इनकी आबादी 32% है, लेकिन सिर्फ 2% लोगों के पास इस सत्ता और दूसरे उद्योगों की चाबी है। हालांकि इस समाज को जमींदार और सत्ताधारी कहा जाता है, लेकिन मराठे इसे नहीं मानते। वो कहते हैं कि उनके समाज में भी एक बड़ा वर्ग पिछड़ा है। इसके पीछे उनकी दलील है कि खुदकुशी करने वालों में ज्यादातर किसान मराठा ही है, लिहाजा उन्हें नौकरी में आरक्षण दिया जाए। 2014 में तत्कालीन राज्य सरकार ने 16% आरक्षण का ऐलान भी किया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। शांतपूर्वक मुख्य मोर्चा चल रहा है। सरकार की मांग माननी चाहिए कि हमारी पांचों उंगली बराबर नहीं है। हमारे कई भाई लोग, उनकी परिस्थिति आर्थिक दृष्टया बहुत कमजोर है, तो उनको आरक्षण मिलना ही चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांग है। जरूर देखिए, यहाँ पर 40% जो मार्क मिलते हैं उनको मेडिकल में एडमिशन, और हमें 80%, 85% मिलता है, हमें एडमिशन नहीं। अब जरा मराठों के इस आक्रोश की अहम वजह कोपर्डी कांड के बारे में भी जानें। अहमदनगर जिले के कोपर्डी में जुलाई में 9वीं कक्षा की एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। प्रदर्शनकारी आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। कोपर्डी में जो घटना घटी, जो एक लड़की के ऊपर अत्याचार हुआ, उस अत्याचार का निषेध करके जो अत्याचारी है उनको तुरंत फांसी दिया जाए, ये पहली हमारी मांग है। जो बलात्कार हुआ वो हमारी मांग अकेली बलात्कार के लिए, उनके लिए ही तो है ही है। सभी महिलाओं के लिए जो बलात्कार होता है उनके लिए तुरंत फांसी की योजना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट करना चाहिए। लड़कियों पर जो अन्याय हो रहा है वो रुकना चाहिए कहीं न कहीं। अगर ये जो कोपर्डी वाले हादसे के जो दोषी है उन्हें भी उनकी सजा मिलनी चाहिए। मराठा समाज का आरोप है कि दलितों पर अत्याचार का आरोप लगाकर कई मामलों में उन्हें फंसाया जाता है, इसलिए दलित उत्पीड़न कानून को ही रद्द कर दिया जाए। ऐसी घटना बार बार ना होए, इसलिए इस महाराष्ट्र सरकार से मेरा निवेदन है कि उन लोगों को ऐसी सजा दो कि बाद में ऐसा कांड करने का कोई विचार भी ना कर सके, ऐसा कोई रावण बाद में पैदा भी ना हो। ऐसी शिक्षा उन नराधमों को देनी चाहिए। एट्रोसिटी कायदे को थोड़ा सा सख्ती उसकी कम करनी चाहिए।
बीजेपी के पैरों तले से मराठा जमीन खिसकने की एक और वजह है बाबा साहब पुरंदरे को महाराष्ट्र भूषण सम्मान देने का देवेंद्र फडणवीस का फैसला। मराठों की नजर में बाबा साहब पुरंदरे ने शिवाजी की छवि खराब की और मुख्यमंत्री फडणवीस ने उन्हें तवज्जो देकर आग में घी डालने का काम किया। अब फडणवीस को समझ में नहीं आ रहा है कि इस नाराजगी को रोकने के लिए शुरू कहां से करें। दीपक दुबे के साथ विनोद जगदाले, नवी मुंबई, न्यूज 24। इतने बड़े मोर्चे के लिए रुपया कहां से आता है, लोगों का खाना कहां से आता है, गाड़ियों का पैसा कहां से आता है? एक छोटा सा ब्रेक के बाद जरूर देखिए मराठा मोर्चा का अर्थशास्त्र। महाराष्ट्र में जगह जगह मराठा क्रांति मोर्चा में जो जनसैलाब उमड़ रहा है वो फडणवीस सरकार की नींद उड़ाने के लिए काफी है। ताज्जुब यह है कि बिना किसी राजनीतिक पार्टी, बिना किसी बड़े नेता या फिर बिना किसी बड़े नाम के यह आंदोलन खड़ा कैसे हो रहा है और बड़ा कैसे हो रहा है? कौन जुटा रहा है लाखों की भीड़? उसका राजनीतिक मकसद क्या है और क्या है इस मोर्चे का अर्थशास्त्र? सड़कों पर मराठा क्रांति मोर्चा में उमड़ रही भीड़ ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। इसके पीछे एनसीपी प्रमुख शरद पवार से लेकर फडणवीस सरकार के तमाम विरोधियों का हाथ होने की बात कही जा रही है। मगर अभी तक आंदोलन के साथ सीधे तौर पर एक भी बड़ा नाम नजर नहीं आया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर बिना किसी राजनीतिक पार्टी की फंडिंग के इस मोर्चे को इतनी कामयाबी कैसे मिल रही है? इस अर्थशास्त्र को समझिए। दरअसल हर जिले में मोर्चे का आयोजन 12 लड़कियों की समिति कर रही है, जिनमें से हर लड़की को अलग अलग एक जिम्मेदारी दी गई है। लड़कियों के इस गुट को अखिल भारतीय मराठा महासंघ और छावा संगठन का समर्थन हासिल है, तो संभाजी ब्रिगेड और जिजाऊ ब्रिगेड जैसे स्थानीय मराठा संगठन भी इसका साथ दे रहे हैं। हर घर से 1 गिलास चावल और 1 बाटी दाल जमा की जाती है, जो मोर्चे में आने वाले लोगों के खाने के इंतजाम के लिए होता है। हर गांव से 100 रुपए का चंदा भी जुटाया जाता है। बाकी गाड़ी का इंतजाम गांव का मराठा समाज करता है। जिनके पास जीप, ट्रैक्टर जैसी गाड़ियां हैं, वो उससे मदद करते हैं। पेट्रोल या डीजल का खर्च मोर्चे में पहुंचने वाले आपस में जुटाते हैं। मतलब लोग खुद की गाड़ी और खर्चे से इसमें शामिल हो रहे हैं। मोर्चे की आचार संहिता भी बनाई गई है। इस संहिता के मुताबिक मोर्चा बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाएगा। मोर्चे के दौरान किसी भी तरह की हिंसा नहीं की जाएगी। मोर्चे में किसी असामाजिक तत्व को घुसने नहीं दिया जाएगा। कोई गंदगी नहीं फैलाएगा और अगर गंदगी हुई तो उसे तुरंत साफ किया जाएगा। सभी लोग अपने हाथ पर निषेध के लिए काली रिबन बांधेंगे। मोर्चे में लाई गई गाड़ियां एक लाइन में पार्क की जाएंगी और अगर कोई शख्स गड़बड़ी फैलाता है तो तुरंत उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया जाएगा। मराठा क्रांति मोर्चा ने ऐसे इंतजाम कर रखे हैं जिससे कानून व्यवस्था बनी रहे। किसी को अपने खिलाफ कार्रवाई का मौका नहीं देना है और यही सरकार की सबसे बड़ी मुश्किल है। संदीप दुबे के साथ विनोद जगदाले, नवी मुंबई, न्यूज 24। इस मोर्चे का रास्ता तो साफ है, लेकिन राजनीति साफ नहीं है और जब तक राजनीति साफ नहीं होती, मकसद साफ नहीं होगा। यह इंडिया में आज के लिए इतना ही। कल रात 9:57 पर फिर होगी आपसे मुलाकात।